इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। राजधानी लखनऊ में मॉडल चाय वाली लड़की की पिटाई मामले ने तूल पर पकड़ लिया है। एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है, तो वहीं किरकिरी होने के बाद सीपी अमरेंद्र सेगन ने चौकी प्रभारी और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। दरअसल पूरा मामला लखनऊ के मड़ियाहू क्षेत्र का है, जहां पर मॉडल सिमरन गुप्ता चाय की दुकान चलाती हैं। रविवार की रात सिमरन गुप्ता के साथ बदसलूकी की गई थी और इस बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सिमरन गुप्ता का कहना है कि पुलिस उनसे उगाही करना चाह रही थी। विरोध करने पर उसे परेशान किया जाता रहा है। हालांकि मारपीट का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस मामले में सियासत भी तेज हो चली है। आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने जहां योगी सरकार को निशाने पर लिया, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि नारी वंदना क्या इसी तरह होती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इशारों में यह कहने की कोशिश किया है कि योगी सरकार नारी का सम्मान नहीं करती है, इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि कमिश्नर अमरेंद्र सेगन ने राम बैंक चौकी प्रभारी और कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। और पता यह भी चला है कि वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह से अमरेंद्र सेगन ने बड़ी कार्रवाई किया है, इससे कहीं न कहीं लापरवाह और मनगढ़ वर्दीधारियों को एक सबक भी मिलेगा। फिलहाल इस मामले को लेकर सियासी पारा बेहद हाई है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाके में इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। बढ़ता पारा और लू सरकार की चिंता बढ़ा रही है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, अब बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। भीषण गर्मी को लेकर आम जन बेहाल नजर आ रहा है। भीषण गर्मी को लेकर जो अस्पताल है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। इस समय हम केजीएमयू में हैं, जहां पे जो अस्पताल है, अस्पताल में संख्या बड़ी, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। और इस बीच जो भीषण गर्मी चल रही है, इसमें जो विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि इस गर्मी, तेज धूप में जो लापरवाही है वो नुकसानदायक हो सकती है। अस्पतालों में सबसे ज्यादा ऐसे ही मरीज आ रहे हैं जो धूप से आकर सीधे ठंडा पानी का सेवन कर लेते हैं या फिर ऐसे सीधे धूप में निकलने की वजह से बीमार हो रहे हैं। लगातार जो हॉस्पिटल की स्थिति है वो कुछ इस तरह बताई जा रही है। जो ओपीडी का हाल है, ओपीडी में जो मरीजों की संख्या है वो इतनी है कि वहां पे जो बैठने की व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं को भी जो है मरीजों की संख्या इतनी हो गई है कि वो फर्श पे बैठने को मजबूर हो गए हैं। और अगर बात की जाए जो मरीज हैं जो एडमिट हुए हैं, जिनको एडमिट किया गया है, तो बेडों की संख्या इस समय कम पड़ गई है कि उसमें लगातार संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है। जो डॉक्टर हैं वो भी इस पे जो है लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो भी इस तरह के मरीजों को लगातार सचेत कर रहा है कि कहीं ना कहीं इन जो बीमारियां हैं, जो भीषण गर्मी है, इससे बचाव के लिए घर से ना निकला जाए। और अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ के जो बड़े अस्पताल हैं, या बलरामपुर कहा जाए, या सिविल हॉस्पिटल कहा जाए, या केजीएमयू कहा जाए, तो इनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं आंकड़े इस तरह से बताए जा रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल में 6000 के ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है। जो भीषण गर्मी से मरीज बीमार हो रहे हैं, उल्टी दस्त से जो ग्रसित हैं। और अगर बलरामपुर की बात की जाए तो बलरामपुर में 1600 से अधिक मरीज अब तक एडमिट हो चुके हैं। और वहीं जो केजीएमयू या ट्रामा जैसे हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो यहाँ लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। डॉक्टर भी लगातार जो इस तरह की भीषण गर्मी है उससे बचाव के लिए सलाह भी दे रहे हैं। और वहीं डॉक्टरों का ये भी कहना है कि इस गर्मी को लेकर सचेत रहें, घर में रहें, अनावश्यक रूप से ना निकलें। इससे बचाव का जो मुख्य वजह है वो यही बताई जा रही है कि इससे आप बेहतर बचाव यही कर सकते हैं कि आप अनावश्यक बाहर ना निकलें।
लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां आयुष्मान घोटाले की ईओडब्ल्यू जांच करेगी। दरअसल हजरतगंज पुलिस ने केस दर्ज करके दस्तावेज ईओडब्ल्यू को भेजे हैं। आखिर किस तरह का घोटाला हुआ है, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। योगी सरकार ने आयुष्मान घोटाले की जांच तेज कर दी है। अब आयुष्मान घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू करेगी। सारे दस्तावेज हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। दरअसल पूरा मामला राजधानी लखनऊ से जुड़ा हुआ है, जहां पर नोडल अफसर विजेश कुमार श्रीवास्तव ने हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई और कहा कि लखनऊ के 39 अस्पताल संचालकों ने आयुष्मान कार्ड का फर्जी ढंग से उपयोग किया और करीब 10 करोड़ रुपए सरकार के हड़प लिए। इन आयुष्मान कार्ड धारकों की जो लिस्ट बताई गई है वह करीब 6239 है। सबसे हैरत कर देने वाली बात यह है कि ऑनलाइन संस्तुत नहीं होने के बावजूद भी अस्पताल संचालकों ने रात के समय यह प्रक्रिया अपनाई। फिलहाल मामले का भंडाफोड़ होने के बाद अब हड़कंप मच चुका है। हजरतगंज इंस्पेक्टर ने मुकदमा से संबंधित सारे तथ्य ईओडब्ल्यू को सौंप दी है। अब ईओडब्ल्यू पूरी तरह से पड़ताल करेगी और यह पता लगाएगी कि 1 मई से 22 मई तक जो फर्जी लाभार्थियों के नाम पर करीब 10 करोड़ रुपए हड़पे गए हैं, इसका दायरा कहीं और भी तो आगे नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले का भंडाफोड़ होने के बाद यूपी के हर जिलों में आयुष्मान कार्ड मामले की गहराई से छानबीन होगी। फिलहाल इस मामले ने कहीं न कहीं एनआरएचएम घोटाले की याद भी ताज़ा कर दी है। फिलहाल देखना यह होगा कि ईओडब्ल्यू के रडार पर अभी और कितने अस्पताल सामने आते हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके आयुष्मान का धन हड़प लिया है। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के लिए चल रही अनियंत्रित हवाई सेवाओं पर नियंत्रण करने का काम किया गया है। क्या कुछ काम किया है, बता रहे हमारे संवाददाता अभय केंद्रा। केदारनाथ हवाई मार्ग पर जो दुर्घटनाएं हुई है, जो हवाई सेवाओं की जो दुर्घटनाएं हुई थी, उसको लेकर सरकार बड़ी चिंतित थी। और अब ये कह सकते हैं कि डीसीसीए की तरफ से केदारनाथ में हवाई सेवाओं के संचालन को लेकर मानक तय कर दिए गए हैं। ये कह सकते हैं कि अब 1 घंटे के भीतर सिर्फ 9 उड़ानें ही केदारनाथ घाटी में यहाँ पर चल पाएंगी। इसके अलावा जो सवारी थी, खासतौर पर जो हेलीकॉप्टर का जो वजन था, उस वजन को भी कम करने का काम यहाँ पर किया गया है। और ये सब इसलिए हुआ है कि पिछले दिनों जो 4 हवाई दुर्घटनाएं यहाँ पर हुई है, उन सब घटनाओं पर भविष्य की में पुनरावृत्ति ना हो सके ऐसी घटनाओं की, इसलिए कड़े कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। लगातार सरकार का प्रयास यही है कि केदारनाथ धाम की यात्रा हो या फिर पूरी 4 धाम यात्रा हो, उसमें श्रद्धालु सुरक्षित यात्रा यहाँ पर कर सकें, उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित यहाँ पर बन सके, उनकी यात्रा सफल हो सके। उसके लिए लगातार बेहतर प्रबंधन करने का काम सरकार की तरफ से किया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि विपक्ष भी लगातार जो मांग कर रहा था, उस मांग के अनुरूप अभी कार्रवाई हुई है। अब देखना यही होगा कि हेली कंपनियां किस रूप में इस आदेश को मानती है और किस नियमों के तहत इन सब चीज़ों का पालन हो पाता है। कैमरामैन अपने साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस। तो वही खबर देवरिया से है, जहां गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे आम लोगों का जीवन बेहाल हो गया है। तो लोग गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, बता रहे हमारे संवाददाता बालेंद्र मणि त्रिपाठी। जिले में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे आम लोगों को जीवन बेहाल हो गया है। तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि वहीं लेकिन शासन की तरफ से आम लोगों के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन सरकार स्तर पर, ऊंचा स्तर पर कोई पहल नहीं की गई है। देवरिया नगर पालिका के द्वारा आम लोगों के लिए ठंडे पेयजल की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिससे लोगों को और अधिक परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों ने सरकार से मांग की है कि गर्मी के इस प्रकोप से बचने के लिए ठोस व्यवस्थाएं की जाए। लोगों का कहना है कि जब तक सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी, तब तक गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। देवरिया की जनता अब सरकार से राहत की आस लगाए बैठी है। आपको वही बता दें कि जगह जगह नगर पालिका, तहसील, कचहरी, ये तमाम जगह पानी से लोग बेहाल है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था, यहाँ तक कि नगर पालिका जहाँ लगाई भी है, अगर वहां से सारे स्थिति खराब है, जिसको देखते हुए आप देखते हैं कि नगर पालिका प्रशासन
और शासन क्या करता है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वाइज। तो वहीं उत्तर भारत में भीषण गर्मी जनजीवन को प्रभावित कर रही है। मई महीने में हुई बारिश और आंधी ने कुछ हद तक राहत जरूर दी थी, लेकिन जून की शुरुआत होते ही गर्मी ने एक बार फिर से अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में लोग गर्मी में कैसे राहत ले रहे हैं, बता रहे हमारे संवाददाता प्रथम चौधरी। इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं बात करें गाजियाबाद की तो मई में थोड़ी बहुत बारिश और आंधी की वजह से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन अब जून की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेजी से रूप ले लिया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद का तापमान जो है 44 से 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। दोपहर के समय तो सड़कों पर सन्नाटा रहता है जैसे कर्फ्यू लगा हो, लेकिन सिर्फ मार्केट में और बाजारों में वही लोग बाहर निकलते हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम होता है। वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में भी लू और गर्मी से जुड़ी बीमारियों में लगातार जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और ज़्यादा परेशान कर सकती है, इसलिए अपने घर पर रहें और ज़रूरी ही कुछ काम हो तभी बाहर निकलें। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। खबर अलीगढ़ से है, जहां आपसी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई का अंगूठा दांतों से काटकर अलग कर दिया है। आखिर मामला यहां तक कैसे पहुंचा, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। कहा सुनी के बाद सगे बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई का अंगूठा काट कर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसको परिवार और उसकी पत्नी के द्वारा उपचार के लिए छर्रा के CHC भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों के द्वारा मेडिकल परीक्षण करने के बाद उसको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके के गांव टंडोली से सामने आया है, जहां मामूली कहा सुनी के बाद दो सगे भाइयों में विवाद हुआ, जिसके बाद आरोप है कि बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई का अंगूठा काट कर बिल्कुल अलग कर दिया, जिसके कारण उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए घायल की पत्नी के द्वारा बताया गया कि उसके पति विकास जो कि घर में बैठे हुए तो और कुटी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान कुटी उसका बड़ा भाई जबरन दूसरे कमरे में डालना चाह रहा था, जिसके बाद उसके पति यानी उसके छोटे भाई ने विरोध जताया, जिसके बाद उग्र हुए बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई के साथ मारपीट करते हुए उसका अंगूठा काट दिया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल और उसकी पत्नी के द्वारा क्षेत्रीय पुलिस से शिकायत करते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने मामले में तहरीर प्राप्त करने के बाद घायल को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वहीं डॉक्टरों के द्वारा घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद अलीगढ़ कायर सेंटर जैन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है, जहां उसका उपचार जारी है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। तो खबर औरैया से है, जहां अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या सफलता हाथ लगी है, बता रहे हमारे संवाददाता दीपांशु सावरन। पुलिस मुठभेड़ में 2 साथी चैन स्नेचर हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि ककोर बम्बा के पास में महिला के साथ चैन स्नेचिंग की वारदात 2 अभियुक्तों द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि महिला की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर द्वारा टीम गठित की गई थी, जिसमें देर रात्रि SOG व दिव्यापुर थाने की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर उमरसाना मोड़ पर बदमाशों का घेराव किया। बदमाशों ने पुलिस से गिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों के पैरों में गोली मारकर उनको गिरफ्तार किया। उनको तत्काल चचौली अस्पताल में भर्ती कराया। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु सावरन की। तो वही खबर मिर्जापुर से है, जहाँ कई सालों से चली आ रही प्राचीन परंपरा के तहत ज्येष्ठ मास के चतुर्दशी को माता हिंडोला शीतला माता की झांकी निकाली गई है। इस यात्रा में क्या कुछ खास रहा है, बता रहे हमारे संवाददाता कमलेश। भी हर साल की भांति इस साल भी हिंडोला माता का शोभा यात्रा निकाला गया। बता दें कि मिर्जापुर के और विंध्याचल के नगर में भव्य शोभा यात्रा हिंडोला माता का हर साल की भांति जो परंपराएं हैं वो परंपरा के अनुसार भक्तगण जो है कि इसी जून के महीने में लोग निकासी निकालते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। इस निकासी में बता दें कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी लोग शामिल होते हैं। ये परंपराएं दिवस कई वर्षों से चलती आ रही है। कहा जाता है कि इसी जून के महीने में माँ हिंडोला का यात्रा निकाली जाती है। यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ पर जितने दूर दूर पर हिंडोला माँ का चलता रहता है, रास्ते भर पूरा
पानी से जो ठंडा किया जाता है, ज़मीन को पानी से धोया जाता है और निरंतर जो है पानी की बौछार माँ के ऊपर और जो भक्तगण चलते हैं साथ में, उनके ऊपर भी किया जाता है। ताकि कहना है लोगों का कि जो है कि जितने ठंडे में माँ का हिंडोला यात्रा निकलेगी, उतनी ही जल्द बरसात होने की संभावना होती है और ज़्यादा से ज़्यादा बरसात भी होती रहती है। बता दें कि ये परंपरा अभी तक लोग की इस परंपरा के अनुसार जो है कि लोग अपने घर से पूजन पाठ के लिए पूजा सामग्री, माला, फूल, फल जो जिसके अंदर जो श्रद्धा भक्ति है वो लेकर चढ़ते हैं, माँ का चढ़ावा करते हैं और पूजन करते-करते का पूरे नगर में भ्रमण करते हैं। माँ जो है कि हिंडोला मैया की आरती शोभा में भी लोग शामिल होते हैं। आरती पूजन पाठ करते हुए पूरे नगर में भ्रमण करते हैं। मिर्ज़ापुर से कमलेश कुमार, इंडिया लाइव। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा पीलीभीत में जिला कारागार में महिला बंदियों से मिलकर उनकी समस्याएं को सुना और समस्याओं के निवारण के लिए क्या कुछ किया, बता रहे हमारे संवाददाता अमित पाल। यहाँ सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के पुष्पा पांडे का आगमन हुआ, जिन्होंने पीलीभीत कारागार में जाकर के महिला बंदियों का जाकर के महिला बंदियों से पूछताछ की, जिसके बाद में उनकी जानकारी ली कि किस समस्या सुनी और पूर्णपुर में आकर तहसील सभागार में महिलाओं की समस्या का समाधान किया, जन सुनवाई की है। जिसके बाद में एक स्कूल का निरीक्षण किया जाकर के वहाँ पर जाकर के जो है कि कार्यक्रम किया और हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया, महिला थाना का निरीक्षण किया। जिसके बाद में कई जगह कार्यक्रम लगा रहा उन्होंने और स्कूल में जाकर के जागरूक अभियान भी चलाया गया। पूजा पांडे के द्वारा आए मतलब जो महिलाओं को जो उत्पीड़न हो रहा है कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हॉस्पिटल में जाकर के महिलाओं के साथ में क्या इलाज किया जाता है, किस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है, महिलाओं की समस्याओं को लेकर के जागरूक करती हुई नजर आए। खबर प्रयागराज से, जहां कचहरी के पास अतिक्रमण हटाए जाने का मामला सामने आया है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। प्रयागराज में आज जिला कचहरी के वकील नाराज हो गए। दरअसल उनकी नाराजगी की वजह यह है कि पिछले दिनों नगर निगम ने कुछ जगहों के अतिक्रमण हटाए थे। इसी कड़ी में आज कचहरी के आसपास जो वकीलों ने अपने चैम्बर बना रखे थे उनको सड़क के किनारे से हटाया गया। देर रात में ये कार्रवाई की गई। सुबह जब वकीलों की इसकी जानकारी हुई तो वकील आक्रोशित हो गए। उनकी तरफ से कहा गया कि अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई थी, जिस पर उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जब तक उनकी वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं हो जाती है उतना समय उन्हें दिया जाए, लेकिन बगैर जानकारी दिए एक तरह से नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण की कार्रवाई की, जिससे उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। उनके कागजात, उनके जो ज़रूरी सामान थे वो क्षतिग्रस्त कर दिए गए। इससे वो आक्रोशित हो गए। वहाँ पर काफ़ी देर तक उन्हें चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों में उन्होंने आग भी लगाई, जिसकी वजह से कुछ देर तक वहाँ के हालात जो है असमान हो गए थे। हालांकि नगर निगम की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि इस बारे में पहले ही सूचना दे दी गई थी, बाकायदा वहाँ नोटिस चस्पा कर दिया गया था। दरअसल अभी पिछले दिनों ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मल्टी स्टोरी जो स्टैंड है वो बनाया गया है और वहाँ के आसपास भी जो सड़क पर जगहों पर अतिक्रमण थे उसको साफ किया गया। तो उसी के बाद ये दूसरी कार्रवाई है जो वकीलों के एरिया में की गई है, जिससे आज वकील काफ़ी आक्रोशित रहे। हालांकि अभी मामला कुछ शांत किया गया है, लेकिन आगे इस पर क्या निर्णय होता है, वकील इस बात से नाराज़ हैं कि उन्होंने जब इस बारे में अधिकारियों से बात की थी, आश्वासन दिया गया था, तो ये कार्रवाई क्यों की गई। अब आगे इस पर क्या एक्शन होता है इसका इंतजार होगा, लेकिन इतना जरूर है कि काफ़ी देर तक वकील इस मामले में आक्रोशित रहे। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने एक पारिवारिक मित्र के देहांत पर अहमदी स्कूल परिसर में स्थित कब्रिस्तान जाकर फतिहा पढ़ी और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की। तो वहीं इस दौरान और क्या कुछ खास रहा, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां उनका अलीगढ़ दौरा था। जहां मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि उनका अलीगढ़ का दौरा एक निजी दौरा था। वे अपने पारिवारिक मित्र के स्वर्गवास के बाद यानी देहांत के बाद आज अलीगढ़ आए थे, जहां अलीगढ़ पहुंचने के बाद उनके द्वारा उनके परिवार से मिला गया, उनको सांत्वना दी गई, जिसके उपरांत वे उस कब्रिस्तान पहुंचे जहां उनके पारिवारिक मित्र को दफन किया गया था। जिसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ के अल्लाह से मग़फ़िरत के लिए उनके लिए दुआएं की गई।
वहीं इधर पूरे मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा बताया गया कि अलीगढ़ में आज पहली बार उनका आना हुआ है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर उनके द्वारा कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ओर से कई बार उनको इनविटेशन अलीगढ़ आने का दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से वे किसी कारणों के चलते अलीगढ़ नहीं आ पाए थे। आज एक पारिवारिक मित्र की मौत के बाद अलीगढ़ आना हुआ है और ये दौरा खास तौर से निजी दौरा है। इधर मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताया गया कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए सरकार पूरे तरीके से काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क उनके हालातों को खराब करने का प्रयास कर रहा है। जिस तरीके से हम जम्मू कश्मीर में एक निजी जंग लड़ रहे हैं, अगर पड़ोसी मुल्क इस तरीके के हालात नहीं करता तो जम्मू कश्मीर के हालात और डेवलपमेंट विकास एक और अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो ब्रिज यानी रेलवे ब्रिज है वह दुनिया का सबसे ऊंचा है और उस पर लगातार हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। इधर उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जिस तरीके से आरक्षण बिल है तो जम्मू कश्मीर में अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया जिससे आरक्षण बिल को पास किया जाए। ये तो असेंबली कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग के बाद ही डिसाइड होगा कि आरक्षण बिल पास हुआ या नहीं। फिलहाल कोई भी आरक्षण बिल पास नहीं हो रहा है। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आज अलीगढ़ पहुंचकर परिवार से मिला गया है, परिवार के साथ काफी समय उनके द्वारा बिताया गया है और जो उनके पारिवारिक मित्र थे उनके परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दी गई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। तो खबर जयपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में खुसरो मियां दरगाह के प्रमुख मौलाना जियाउद्दीन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, बता रहे हमारे संवाददाता इमरान रियाज। मौलाना जियाउद्दीन शाह दरगाह के जो गद्दी नशीन हैं खुसरो मियां, उन्होंने थामा है बीजेपी का दामन और अपने साथ ही वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं 20 कार्यकर्ताओं के साथ खुसरो मियां ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है। और ये प्रदेश संगठन कार्यालय जयपुर के मदन राठौड़ जी जो हैं अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के जो गद्दी नशीन हैं ख्वाजा जैनुल आबिदीन और अभी जो गद्दी नशीन हैं नसरुद्दीन, उनके पुत्र जो हैं, ये पहले से ही इन लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रखी थी। इसके बाद ही मौलाना जियाउद्दीन शाह दरगाह के गद्दी नशीन जो हैं खुसरो मियां, इनके साथ 20 मौलानाओं ने भी बीजेपी का दामन थामा है। क्या वजह रही, हमने जाना उनसे बात करके तो उसमें पाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सारी कौमों के साथ, सारी कास्ट के साथ जो है अपना काम कर रही है धरातल के ऊपर, और मुस्लिम वर्ग जो है उसकी भी सुनाई हो रही है मोदी जी के काल के अंदर। तो जो ध्यान है वो मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर भी अब ध्यान दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसका प्रतिफल उन्हें मिल रहा है कि खुसरो मियां जैसे मौलाना जो हैं भी, उनके साथ जो 20 उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अब तक के लिए नमस्कार। खबर वाराणसी से, जहां 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को गिनाया है। तो इस दौरान क्या कुछ खास रहा, बता रहे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर पूरे देश में अलग अलग हर राज्यों में, हर शहरों में तमाम जो है सरकार की उपलब्धियों को लेकर के भाजपा बीजेपी सरकार हर जगह अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। सरकार जो है जनता तक अपनी उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है नेताओं के द्वारा उपलब्धियों को पहुंचा रही है। इसको लेकर वाराणसी में उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुँच चुके हैं। वाराणसी पहुँचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संवाददाताओं से बताया, 11 साल की सरकार की उपलब्धियों को बताया। वाराणसी में अलग अलग जगहों पर आज कार्यक्रम आयोजित हैं जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का आज संबोधन होना है और केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी आकर के 11 साल की उपलब्धियों को सरकार को गिनवाएंगे और जन तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए काशी में इनका कार्यक्रम हो चुका है। काशी में महिला इंटर कॉलेज के अलावा महाविद्यालय के अलावा अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम आयोजित है। मैं केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी आज पहुँच करके तमाम जगहों पर शिरकत करेंगे। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे। तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां बताते हुए यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु सुल्तानपुर पहुंचे, जहां मीडिया से रूबरू हुए। क्या कुछ कहा दयाशंकर मिश्रा ने,
बता रहे हमारे संवाददाता शैलेश। प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र और दयालु आज सुल्तानपुर के दौरे पे थे। उन्होंने केंद्र सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर उनकी उपलब्धियां बताते हुए कहा कि कोई भी कार्य हो उसे केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें, एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों के जवाब में उन्होंने कहा कि 39 अस्पतालों में करोड़ों का घोटाला जो किया गया है उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आर्थिक आधार पर जो भी अपराध करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। वहीं अखिलेश यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका काम केवल छाती पीटना है और बंद कमरे में रहकर केवल ट्वीट करना और फेसबुक चलाना रह गया है। वही कॉरिडोर के माध्यम से, मथुरा कॉरिडोर के माध्यम से उन्होंने कहा कि मथुरा का कॉरिडोर सरकार का संकल्प है और सरकार उसे लोगों के माध्यम से जाकर और लोगों को समझाकर बताएगी। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। तो रिपोर्टर लाइव है फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।